तीसरा प्रश्न है, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्रकृत संख्याओं को समुच्चय को क्या मान रहे हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि u क्या है जिसमें प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी काउंट करते चले जाओ अनंत तक, ये संख्याएं हैं। मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालिए, तो इन सब के पूरक हमें निकालने हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, तो आप इसको जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें लिखोगे, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में ही जवाब दे सकते हो या फिर आप इसको सूचीबद्ध में दे सकते हो, पर समुच्चय निर्माण रूप में देना आसान होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि उसी रूप में पूछेगा, हम उसी में जवाब दे देंगे, बात खत्म। इसका हमें पूरक निकालना है। ये क्या कह रहा है कि x एक सम प्रकृत संख्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर में, तब आपको समझ में आएगा। u क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय किसको बोला है इसने? प्रकृत संख्या को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये चली जा रही हैं, बस यहीं तक लिखते हैं अनंत तक। और यहाँ पे ये जो समुच्चय दिया गया है ये कह रहा है कि ये क्या है? सम प्रकृत संख्या है। तो जब इसमें से सम प्रकृत संख्या हम हटा देंगे, क्योंकि क्या होता है पूरक का नियम, एक पूरक क्या होगा? u माइनस ए होगा, ठीक है। तो ये अगर हम इसको a मान ले, a समुच्चय मान ले कि ये क्या है? a में क्या है? सारी प्रकृत संख्या है सम वाली। तो u में से सम वाली प्रकृत संख्या हटा दो तो बचेगी क्या? बचेगी क्या? विषम प्रकृत संख्या बचेगी, यानी कि सम हटा देंगे, यानी कि 2 4 6 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9 ऐसे काउंट करने वाली, ठीक है। तो सम हट जाएगी तो विषम बचेगी, क्योंकि प्रकृत संख्या किससे बनी होती है? सम असम। सम विषम से ही बनी होती है, एक सम होती है फिर दूसरी विषम, पहले सम एक होता है सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, ठीक है। तो जब विषम हट जाएगी तो क्या बचेगी? सम बचेगी। तो इसको हम इसी के लैंग्वेज में देते हैं जवाब की x यहाँ पे एक विषम प्रकृत संख्या है, ठीक है। अच्छा, x यहाँ पे x एक प्रकृत विषम संख्या है। आप देखो u है, ये u में से आप विषम प्रकृत संख्या निकाल दो, यानी कि 1 3 5 निकाल दो तो क्या बचेगा? 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या बचेगी। तो इसको बिल्कुल इसका उल्टा है, तो x एक सम प्रकृत संख्या है। थर्ड देखो, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x क्या है? 3 का धन गुणज है, मतलब उसके पहाड़े में आती जा रही है, ठीक है, समझ गए। अब इसको अगर हमें इसी रूप में लिखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा क्या लिखूं, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि जैसे ये आपकी क्या है? u क्या है? 3 6 गुणज वाली है, मतलब 3 के पहाड़े में आएगी, 3 6 9 12 15 18 ये आएंगी। तो इन संख्याओं को छोड़ दो, u में से इसको हटा दो जो 3 के पहाड़े में आ रही है, यानी कि 3 6 9 12 हटा दो, बाकी जो बचेंगी वही हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 4 5, फिर 6 को हटा दो, फिर 7, फिर 8, फिर 9 को हटा दो, फिर 10, और ऐसे आप डॉट डॉट करके ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस रूप में भी हमने इसका जवाब दे दिया, क्योंकि हम अगर उस इस सूचीबद्ध रूप में लिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, नहीं लिख पा रहे भाई, कैसे लिखें कि ये 1 है 2 है, ठीक है, ये तो सम संख्या है, बट यहाँ पे सम संख्या 6 है, ये भी हट जा रही है, तो हम ऐसे में जवाब दे दिए कि ऐसे ऐसे, अब जो देखेगा वो समझ लेगा। चौथा देखिए, x एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पता है आपको कि जो किसी से न भाग जाए, सिर्फ खुद से जाए और 1 से जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको आप क्या? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ठीक है। तो u में से इन संख्याओं को हटा दो, बाकी डॉट करके छोड़ दो आप, ठीक है। तो u में से हम हटा दें, यानी कि प्रकृत संख्या का समुच्चय है, इसमें से हम हटा दें किसको? 1 को तो रखेंगे, क्योंकि 1 अभाज्य में नहीं आती, क्योंकि ये खुद से ही भाग जाती है और 1 2 संख्याओं का होता है, तो ये अभाज्य में नहीं आती। 1 रहेगा और 3 भी चला जाएगा, अभाज्य है। 4 रहेगा, 5 भी चला जाएगा, 6 रहेगा,
7 भी चला जाएगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। फिर 11 भी अभाज्य होती है, फिर 12 रहेगा और ऐसे डॉट डॉट लगा दो, बस बात खत्म। इसके बाद इसका पांचवा देखिए, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x क्या है, जो 3 और 5 से विभाजित होगी, मतलब 3 से भाग दो तब भी चली जाएगी, 5 से भाग दो तब भी चली जाएगी, ठीक है, ऐसी है। तो बचेगी क्या और प्रकृत संख्या में, ठीक है, ठीक है। यानी कि 3 के पहाड़े वाली संख्याएं और 5 के पहाड़े वाली संख्या का ये समुच्चय है, सीधी सी बात ऐसे है। तो जब हम प्रकृत संख्या में जो 3 के पहाड़े में आती है, यानी कि 3, 6, 9 और 12, 15 इनको हटा दें, और जो 5 के पहाड़े में आती है यानी कि 5, 10, 15, 20 इनको हटा देंगे, जो संख्याएं बचेंगी वही आएगा इसका जवाब। क्योंकि यू में से यही चीज़ें हटा देनी है, यानी कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली, यानी कि 3 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बचेगी जो, तो इसमें आप लिख सकते हो 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 3 चला ही गया, फिर 4 बचेगा, 5 के पहाड़े वाले भी चली गई तो यानी कि 5 भी नहीं रहेगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है उसको भी नहीं रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 फिर 3 के पहाड़े में आता है, 10 फिर 5 के पहाड़े में आता है, फिर 11 रखेंगे, 12 3 के पहाड़े में आता है, और ऐसे डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हो, बहुत ही। और अगर इसको इसी रूप में लिखना, इसी रूप में देना है, तो इसको ये भी बोल सकते हो 3 और 5 से विभाजित जो ना हो संख्याएं, ठीक है, क्योंकि u में जब u से हम माइनस कर देंगे तो 3 और 5 से विभाजित होंगी, वो संख्याएं निकाल देंगे तो कौन सी बचेंगी, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। तो यही चीज लिखेंगे, और 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं, ऐसा भी लिख सकते हो इसी चीज को, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका जैसा मन करे वैसा लिख सकते हो, ये आपको समझाने में आसानी होगी, मैंने इसलिए इसको बताया। अब जैसे यही वाला था भाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं तो इसमें लिख दो जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि जब इसमें से अभाज्य संख्याएं निकल जाएंगी तो वही संख्याएं बचेंगी जो भाज्य, मतलब किसी न किसी से भाग चली जाएंगी, तो वो भी लिख सकते हो। इसी तरीके से इस वाले को भी, संख्या 3 का एक गुणज है तो लिख दो 3 का गुणज नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अब देखो इस पे जो आई है संख्या, इसमें 3 की गुणज नहीं होंगी एक भी, देख लो। और इसी तरीके से ये इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, देखो कोई अभाज्य संख्या है नहीं है। तो यही चीज़ है, आप जैसा मन करे वैसा लिख सकते हो, ठीक है। इस वाले को भी बता दिया। अब ये वाला देखो x लास्ट वाला, ये है मतलब x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको लिख दो कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई, ठीक है। अगर नंबर में आना चाहो तो नंबर में देखो पूर्ण वर्ग, पूर्ण है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब है वो ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग करने के बाद आई हो, ठीक है। जैसे कि 4 है तो 4 क्या है, 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग करोगे तो यही 4 आएगा। और फिर आपका है 9 है, वो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, तो एक तो चाहो तो आप प्रकृत संख्याओं में से 4, 9 ऐसे 16 इन सबको माइनस करके लिखो, या फिर सीधा लिख दो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो वो और भी आसान है, तो इसको आप लिख सकते हो कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मैं इसको इस रूप में भी बता देता हूं, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जिनका किसी संख्या को वर्ग करने के बाद आई हो, ठीक है। तो एक है क्या, किसी संख्या का जो हम वर्ग करते हैं आती है, तो सिर्फ एक का ही, एक जब वर्ग करते हैं तो एक ही आता है, यानी कि ये है। फिर 2 किस संख्या का हम पूर्ण वर्ग करते हैं तो आती है, नहीं, कोई भी संख्याएं नहीं है, तो यानी कि 2 इसमें होगा। 3 किसी संख्या का वर्ग करने के बाद आता है, नहीं, तो 3 होगा। 4 किसी का वर्ग करने के बाद आता है 2 का, तो 2 गुना 2 4 हो जाता है, तो वो नहीं हो, लिखेंगे। 5 किसी का वर्ग करने के बाद आता है, नहीं। इसी तरीके से 6 नहीं, 7 नहीं, फिर 8 हाँ, 9 किसका वर्ग करने के बाद आता है, 3 का। इसी तरीके से तो इसको नहीं लिखेंगे, 9 के बाद 10, 11, 12 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दोगे आप, ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। यहाँ पे x एक पूर्ण घन संख्या है, मतलब वो ऐसी संख्या है जिसका घन किया जाएगा तब आएगी, ठीक है। तो जैसे 2 का घन करते हैं तो क्या आता है 8, तो यानी कि 8 है। 3 का घन करते हैं तो क्या आता है 27 आता है, तो 27 है। तो इसके अंदर कौन सी संख्याएं हैं,
8 है, 27 है, ऐसे 4 का घन करते हैं तो 64 आता है शायद, हाँ, तो वो है, वो संख्या है। तो इसमें लिख दो कि घन संख्याएं नहीं है, पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसको क्या करना है, यूनियन में से, सॉरी, सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस करना है। सार्वत्रिक समुच्चय आपकी है प्रकृत संख्या, इसमें से माइनस करना है। तो जब इसमें से आप निकाल दोगे घन वाली संख्याएं, पूर्ण घन वाली संख्याएं, तब क्या आएगा, यानी कि 8 निकाल दिया, ठीक है, 27 निकाल दिया, तो क्या बचेगा, जो पूर्ण घन संख्याएं नहीं है वही बचेंगी। तो आप वो लिखो या फिर संख्या भी लिख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब ये वाला देखो लास्ट वाला, अब इसमें दिया गया है x प्लस 5 बराबर 8। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है। सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, ये है x प्लस 5 बराबर 8। जब 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि इसके अंदर सिर्फ 3 है। तो इसको आप माइनस कर दो, u में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ 3 आया। तो u में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 2 3 हटा दिया है, ठीक है, तो 3 हट गया है। उसके बाद 4 5 6 7 और ये सब चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसी को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो लिख दो कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या है, ठीक है, पर x 3 के बराबर नहीं है। तो इसमें देख लो 3 नहीं होगा, बाकी सारी प्रकृत संख्याएं होंगी, तो समुच्चय निर्माण रूप में हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको आप हल कर लो, तो यहाँ से आपको नंबर पता चल जाएगा क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी समीकरण दिया गया है। तो ये है 2x प्लस 5 बराबर 9, और यहाँ से हम 2x कर लेंगे, 5 उधर जाके 9 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, 2x यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, कि x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या होगा, इस पूरे को अगर हम सूचीबद्ध रूप में लिख रहे हैं तो 2 आ रहा है सिर्फ, बस, ठीक है। तो इसका हम माइनस कर देंगे, u में से माइनस कर देंगे इसको, यही होता है पूरक का मतलब। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से 2 निकाल दो, तो इसमें से क्या बचेगी संख्याएं, तो इसमें से प्रकृत संख्याएं था सार्वत्रिक समुच्चय, इसमें से 2 निकल गया है, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, और ये अनंत। और इसको अगर आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हो तो उसमें लिख दो कि x एक प्रकृत संख्या है, पर x बराबर 2 नहीं है। बस कि x बराबर 2 नहीं लिखेंगे, बाकी सारी प्रकृत संख्याएं लिखेंगे। तो आप इसमें देख सकते हो 2 नहीं है, बाकी सारी प्रकृत संख्याएं हैं। तो आप तरह तरह से कर सकते हो इसको, जैसा मन चाहे। ये वाला देखो, इसमें x बराबर क्या है, 7 से बड़ी संख्या है और 7 के बराबर है। तो इसमें लिख दो कि x, इसका पूरक निकालो तो क्या कह दो, इसका उल्टा, कि जो x से 7 से छोटी हैं वो संख्या है, क्योंकि बड़ी तो ये ले जा रहा है पूरा, हाँ, तो इससे छोटी क्या है, जैसे प्रकृत संख्याएं हैं, आपका u क्या है, पूरी की पूरी प्रकृत संख्याएं, ठीक है, ऐसे चली गई हैं। ये कह रहा है कि 7 से बड़ी, तो यहाँ पे 4 5 6 7, तो 7 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं और 7 को लेके वो क्या है, ये समुच्चय बता रहा है। इसका पूरा क्या होगा, मतलब 7 और उसके आगे की सारी संख्याएं घटा दो, यानी कि निकाल दोगे, तो बची क्या, ये सिर्फ संख्याएं बची, कौन सी, u में क्या बची, 1 2 3 4 5 और 6 भी बचेगी, क्योंकि 7 तक 7 से इक्वल भी लगा, तो 7 से ले गया तो 6 भी बचेगी, यानी कि ये एक बचा समुच्चय। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो कि x एक प्रकृत संख्या है, और x क्या है, छोटा है 7 से, क्योंकि 6 तक ये 7 से छोटा है, हो गया। इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट देखो इसका, x सदस्य है नेचुरल नंबर, यानी कि प्रकृत संख्या। x क्या है, प्रकृत संख्या है। ये जैसे यहाँ पे लिखा है x एक प्रकृत संख्या, ये इस तरीके से बना सकते हैं कि सारे जो x है वो नेचुरल नंबर है, n कैपिटल N लिखा है, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करता है। ये क्या है, x सदस्य है। और ये क्या है, 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले,
ये असमिका है, इसको आपने 10th में सीखा था, नहीं सीखा, चलो इसको आगे पढ़ोगे। तो ये है 2x + 1, ये ऐसा सिंबल लगा है, बराबर में 10 है। इसको सॉल्व करना देखना। जब भी ये सिंबल कब बदलता है, ठीक है, जब कोई माइनस संख्या मल्टीप्लाई की जाए तब, ठीक है, जब दोनों तरफ कोई माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक वाली संख्या गुना करेंगे तो ये सिंबल बदल जाएगा। अगर इधर खुला है तो फिर ये इधर खुल जाएगा, और नहीं तो ये ऐसे का ऐसे रहता है। तो अब हमें इस एक को इधर से हटाना है, तो इधर से मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है, -1 कर दूं। मैंने माइनस वाली संख्या गुना करने की बात की है, प्लस माइनस करने की नहीं। जैसे -1 को इस साइड पूरे में गुना करूं, इधर भी करूं, तब ये सिंबल चेंज होगा। यहाँ से इसको मेरे को हटाना है, तो मैं इधर भी -1 कर दूंगा, ठीक है, और उधर भी -1 कर दूंगा, ठीक है। ये सिंबल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इधर माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, इधर 2x सिर्फ बचेगा और सिंबल ऐसे ही रहेगा। 10 में से 1 चला जाएगा, 9 बचेगा। अब इधर से 2 मेरे को हटाना है, क्योंकि x का मान चाहिए। तो 2 इधर मैं भाग करूंगा तो उधर भी भाग करूंगा, और वो ऋणात्मक वाले नहीं है, इसलिए सिंबल नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे x ही रहेगा। 2 इधर मैंने भाग किया और इधर भी भाग कर दिया, ठीक है। तो इधर तो x ही रहेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, और उधर 9 में से 9/2 हो गया, यानी कि 4.5 आ गया, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब x एक प्रकृत संख्या है और x क्या है, 4.5 से बड़ा है, क्योंकि ये आपका बना x बड़ा है 9.2, यही बना है समीकरण यहाँ पे। हाँ, x बड़ा है 9.2 से, तो यानी कि x क्या है, 4.5 से बड़ा है, ये बना ये चीज़। हाँ, तो इसको आप लिख दो कि x प्रकृत संख्या है और x 4.2 से छोटा है और उसके बराबर भी है, ठीक है, समझे। तो इसको हम इसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, x सदस्य है प्रकृत संख्या का, और x क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 9/2 है, यानी कि 4.5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.5 से छोटा है और बराबर भी है। तो x क्या है, 4.5 से छोटा है और बराबर भी है। ये इसी को 9/2 भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर बात। अब मैंने ये क्यों लिखा, इसको यहाँ से समझना। सार्वत्रिक समुच्चय ये है, 4.5 यहाँ से होगा, इसके बीच में क्या कह रहा है कि इसके ऊपर की सारी संख्याएं आपका इस समुच्चय के अंदर है, ठीक है। और जब हम इस समुच्चय को पूरक निकालेंगे तो u में से यही माइनस करेंगे, यानी कि u में से 4.5 से लेके पूरी संख्याएं, 4.5 से ऊपर की सारी संख्याएं हटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, ठीक है, और 4.5 भी बचेगा। तो वही तो लिखा है कि x प्रकृत संख्या है और 4.5 से छोटा है और बराबर भी है, ठीक है। और 4.5 से छोटी प्रकृत संख्या क्या होगी, सिर्फ 4 ही होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही बचेगा, कहने का मतलब। क्लियर बात, ये होगा आपका हल इसका। चौथा देखिए, यदि u यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया गया 2 4 6 8, बी दिया गया 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन ए का सम्मिलन बी का पूरक बराबर होता है ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक। ये हमें सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये वाला भाग लेंगे और फिर ये वाला भाग लेंगे, दोनों को हल करेंगे और दोनों का रिजल्ट सेम आएगा तो सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं और उसमें आपका है ए सम्मिलन बी का पूरक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए सम्मिलन बी, ठीक है, पूरक के नियम से ये हो जाएगा। अब ए यूनियन बी का सम्मिलन हम निकाल लेते हैं यहीं पे, ए सम्मिलन बी, ए ये रहा, बी ये रहा, यानी कि दोनों के सदस्यों को समुच्चय के अवयव को मिला दो, यानी कि ये 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है, ए। अब बी में 2 है, 2 पहले लिख चुके हैं, 3 है, 3 नहीं लिखा है, इसके बाद 5 है, 5 नहीं लिखा है, और 7 है, 7 भी नहीं लिखा है इसके अंदर पहले से। हाँ, तो ये हो गया। अब u में से ये सदस्य हटा दो, u ये रहा आपका, इसमें से हटा दो 2 और बाकी लिख दो u के जो बचेंगे। तो u में 1 है, इसमें नहीं है, 2 है, यहाँ पे भी है, 3 है, 3 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 4 इसमें पहले से है, 5 भी इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे, 6 इसमें भी है, 7 इसमें है, यहाँ पे भी है, 8 इसमें भी है, 9 नहीं है। तो यानी कि 1 और 9 आया, ये बायां पक्ष आया।
ठीक है। इसी तरीके से दायां पक्ष है आपका ए पूरक और उसका इंटरसेक्शन बी के पूरक। तो इसमें हम क्या करें, तो सबसे पहले हम ए निकाल लें, ए का पूरक, बी का पूरक और उसका इंटरसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का पूरक हम निकाल लेते हैं। ए का पूरक क्या होगा भाई, यहाँ पे रहा ये ए रहा, इसको यू में से माइनस कर दो, ठीक है। ए का पूरक क्या होगा, ये ए का पूरक निकालना है, यानी कि यू माइनस ए, इंटरसेक्शन बी का पूरक यानी कि यू माइनस बी, ठीक है। तो यू माइनस ए करेंगे तो यू में से ए को हटा दो, तो यू के सदस्य मैं यहाँ से लिखता हूँ, ए है, यू में एक है, ए में नहीं है, इसमें दो है, दो उसमें भी है, तीन इसमें उसमें नहीं है, चार इसमें उसमें भी है, पाँच इसमें उसमें है नहीं है, छः इसमें भी है उसमें भी है, सात इसमें उसमें नहीं है, आठ इसमें भी है उसमें भी है, 9। तो ये आपका ये बन गया इसका इंटरसेक्शन। और फिर u का माइनस बी, यू में से b हटा दो, यानी कि u में एक है, b में नहीं है, दो इसमें भी है उसमें भी है, तीन भी है, चार इसमें है उसमें नहीं है, पाँच इसमें भी है उसमें भी है, छः इसमें है उसमें नहीं है, सात इसमें उसमें भी है, 8 और 9, ये बन गया। अब इन दोनों का सम्मिलन निकालो। सम्मिलन अगर हम निकालें, अब यहाँ पे ये सदस्य है, ये सम्मिलन नहीं है, सर्वनिष्ठ है, मैं भूल गया था, सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ में क्या होता है, जो सदस्य दोनों में हो उन्हीं को लिखते हैं। तो अब इसमें देखो एक है, इसमें भी है, हाँ जी है, तो इसको लिख लो। इसमें 3 है, इसमें है नहीं, इसमें 5 है, इसमें है नहीं, इसमें 7 है, इसमें है नहीं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, हाँ 9, तो यानी कि ये भी 9 आ गया। तो ये और ये देखो दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये क्या है, सत्य है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, सत्यापित हुआ। क्या हुआ कि ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर होता है ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लिख नहीं रहे दायां बायां पक्ष, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूं। तो ये है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, इसका हो जाएगा u माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। और ए सर्वनिष्ठ बी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए यहाँ पे आपको दिया गया है 2 और बी, इन दोनों में देखो उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में है, ऐसा सदस्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दी हुई जाएगा 2 और 3 इसमें उसमें नहीं है, 5 इसमें उसमें नहीं है, 7 उसमें नहीं है, सिर्फ 2 है जो दोनों में है। अब u में से 2 हटा दो, बाकी पूरा लिख दो। तो u में से 2 हटा दें, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 9, ये लो, ये हो गया। अब इधर का निकालना है, तो ये है a का पूरक सम्मिलन b का पूरक। तो ये क्या हो जाएगा, a का पूरक मतलब u माइनस ए सम्मिलन b का पूरक, यानी कि u माइनस बी। अब u में से a हटा दो, u में से a हटा दो, इसको यहाँ पे लिखो, a हटा देंगे यानी कि यहाँ से 2 चला जाएगा, 3 4 चला जाएगा, 5 6 चला जाएगा, 7 8 चला जाएगा, 9, ये आ जाएगा यूनियन। u में से b हटा दो, इसमें से b हटा दो, यानी कि 1 2 चला ही गया, 3 चला गया, 4 5 उसमें भी है, 5 को भी नहीं लिखेंगे, 6 7 9, ठीक है। इस वाले को हम इसमें से हटा दिए, बस ये आ गया। अब इन दोनों में सम्मिलन निकालना है, यानी कि दोनों के अवयव को मिला देना है। 1 3 5 7 9, इसमें 1 है, 1 पहले से ही लिख चुके हैं, 4 है 4 नहीं लिखा, 6 है 6 नहीं लिखा, 8 है नहीं लिखा, 9 लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा। अब मिलाओ ये सदस्य और ये समुच्चय, दोनों समान है क्या, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी है, इसमें 4 है, इसमें भी 4, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। यानी कि आपका ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर है ए का पूरक सम्मिलन बी का पूरक। ये सर्वनिष्ठ है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सर्वनिष्ठ है, ठीक है, ये सत्यापित हुआ।